नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सीएम योगी ने श्रावस्ती को विकास की सौगात देते हुए 396 करोड़ से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने सभा को संबोधित भी किया। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। जनपद श्रावस्ती की सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारी संख्या में यहां की पौराणिक पहचान माता सीता द्वार के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रावस्ती जनपद के मेरे सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माता जानकी और उनके पुत्रों के द्वारा लव के द्वारा बसाई गई श्रावस्ती किस पावन धरा को, जिस पावन धरा में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक चातुर्मास व्यतीत किए, यहां का प्रसिद्ध जैतवन भगवान बुद्ध की उन स्मृतियों के साथ आज भी जुड़ा हुआ है और देश और दुनिया के बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा के एक केंद्र के रूप में उन्हें आकर्षित करता है। जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा में तृतीय तीर्थंकर भगवान शंभोनाथ की पावन भूमि भी यही श्रावस्ती है और यही श्रावस्ती है जहां के शासक के रूप में विदेशी आक्रांताओं का मुकाबला कैसे करना चाहिए, महाराज सुहेल देव ने विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करके अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा दुनिया के अंदर मनवाया था। ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी श्रावस्ती वासियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो परियोजनाएं यहां के लिए समर्पित हो रही हैं, इनकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, मैं कल से चिंतित था कि श्रावस्ती का कार्यक्रम पता नहीं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पहले यहां के कार्यक्रम का स्थान दूसरी जगह था। जब वहां पूरा पानी भर गया भारी बरसात के कारण, तो कार्यक्रम यहां शिफ्ट हुआ। और देखो मां जानकी का कितना आशीर्वाद है कि अब ये कार्यक्रम है, धूप आ गई, कितना सुहावना मौसम हो गया। कहीं लगता ही नहीं है कि आज सुबह तक यहां बारिश थी और कल मूसलाधार बारिश थी। यही है जब ईश्वरीय कृपा होती है, तो कृपा इस रूप में हम सबको देखने को मिलता है। और आज मुझे यहां पर आकर के आप सबके उत्साह को देख करके आनंद की अनुभूति हुई कि बरसात के बावजूद, जल जमाव के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां थी कार्यक्रम के पहले,
और कार्यक्रम के दौरान आप सबकी उपस्थिति, मुझे बताया गया कि 2 बजे ही सभी लोग यहां पहुंच गए। इसलिए इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सभी को, पूरे श्रावस्ती जनपद वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, श्रावस्ती जनपद अपनी जैव विविधता के लिए विख्यात है, प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिक विरासत है, शौर्य पराक्रम है। यहां का नौजवान, यहां का अन्नदाता किसान, यहां का कारीगर जब भी उसको उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हुआ, उसने अपनी प्रतिभा का लोहा हर एक स्तर पर मनवाया है। इतना समृद्ध आध्यात्मिक विरासत के बावजूद रामायण कालीन, महाभारत कालीन और सैकड़ों और हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए बौद्ध कालीन हो, जैन तीर्थंकरों की परंपरा हो, महाराज सुहेल देव की परंपरा हो, या फिर आधुनिक भारत में भी जब भी कोई कार्य और महत्वपूर्ण उपलब्धि को आगे बढ़ाने की रही हो, ये क्षेत्र और ये जनपद कभी पीछे नहीं रहा। लेकिन बहनों और भाइयों, जो अपेक्षित विकास श्रावस्ती जनपद का होना चाहिए था, याद करिए 70 वर्षों तक रेलवे लाइन से यह क्षेत्र दूर रहा, 75 वर्षों तक दूर रहा। आज हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर से खलीलाबाद की रेल लाइन को स्वीकृति दी और कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा। यानी रेल कनेक्टिविटी आपकी अब पूरी होने जा रही है। विकास कैसे होना चाहिए? आज एयर कनेक्टिविटी भी, यहां पे एयरपोर्ट बन गया है, उसका विस्तार हो रहा है, और विस्तार होते ही, नए एयरक्राफ्ट आते ही श्रावस्ती में भी वैसे ही वायु सेवा जुड़ेगी जैसे अयोध्या धाम को जोड़ चुकी है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ श्रावस्ती को जोड़ने की हमारी तैयारियां चल रही है। विकास के हर बड़े कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देते हैं, और श्रावस्ती के इसी विकास के अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज सीता द्वार में आए हैं, तो सीता द्वार के विकास के लिए भी कुछ नया कार्यक्रम बनना चाहिए। इसके लिए भी आपको आश्वस्त करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, ये कार्य पहले भी हो सकता था, आज से 9 वर्ष पहले भी हो सकता था, 50 साल पहले भी हो सकता था। देश तो 1947 में आजाद हो गया था। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। विकास के लिए क्या करते? उन्होंने जो यहां की धरोहर थी उसको नष्ट करने, उसको मिटाने और इस क्षेत्र को पीछे धकेलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आपने देखा होगा, श्रावस्ती की कनेक्टिविटी नहीं थी, भगवान बुद्ध से जुड़ा हुआ है, भगवान शंभोनाथ से जुड़ा हुआ है, मां जानकी से जुड़ा हुआ है, लेकिन बेहतर कनेक्टिविटी नहीं। न रेल की है, न एयर की थी, और सड़क के तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। महाराज सुहेलदेव, जिनके कारण हम सब जीवित हैं, महाराज सुहेलदेव की परंपरा को सम्मानित करने की बजाय इन्होंने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेला लगाना प्रारंभ कर दिया था।
जब हमारी सरकार आई तो तब मैंने कहा कि भाई देखो, विदेशी आक्रांता के नाम पे कोई मेला नहीं लगेगा, किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा, और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। ये स्वतंत्र भारत है। स्वाधीन भारत में विदेशी आक्रांताओं का सम्मान नहीं हो सकता है, लेकिन एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि इन्हें भगवान बुद्ध अच्छे नहीं लगते, भगवान शंभोनाथ और जैन तीर्थंकरों की पवित्र परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें मां जानकी के रामायण कालीन उस समृद्ध परंपरा इन्हें अच्छी नहीं लगती, इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती, इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे। और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई, इसीलिए दुर्गति भी हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, आज श्रावस्ती की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है। बहनों और भाइयों, ये जो कार्य आज श्रावस्ती में दिखाई देता है, इसके लिए समय निकालना पड़ता है, समय देना पड़ता है, उसकी समीक्षा करनी पड़ती है, लगातार पैरवी करनी पड़ती है। रामफेरन पांडे जी, साकेत मिश्रा जी, प्रज्ञा त्रिपाठी जी, पदम सेन चौधरी जी, ये सभी लोग लगते हैं, तब परिणाम सामने आते हैं, तब ये कार्य यहां हो पाते हैं। और पहले फुर्सत कहां थी? 9 साल पहले बबुआ मुख्यमंत्री बन गए थे यहां के, 12 बजे सो के उठते थे, 12 बजे, और 12 बजे सोकर उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, और फिर चच्चू जब उसको कुछ पढ़ाते थे तब जाकर के कुछ समझ में आता था, फिर 5 बजते बजते जिम चले जाते थे, और जिम जाने के बाद आए तो उनकी अपनी महफिल बैठ जाती थी। तो फिर कहां सुध बुद्ध थी प्रदेश के बारे में, और यही प्रदेश के अंदर होता था। हर जनपद में एक माफिया, हर थाने में एक गुंडे का कब्जा हो जाता था। तहसीलों में भू माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, इनका कब्जा हो जाता था। आम जनता टकटकी लगाई देखती रहती थी, न किसी गरीब को राशन, न स्वास्थ्य की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, न मकान की सुविधा, न शौचालय की सुविधा। नौजवान की नौकरी में ये सेंध लगाते थे, अन्नदाता किसान को योजना से वंचित करके बदहाल करते थे और कारीगरों को अपमानित करते थे। परिणाम क्या था? यूपी बीमार हो गया, श्रावस्ती उससे भी बदहाल हो गया। विकास के पायदान पर पिछड़ते पिछड़ते दुर्गति हो गई। जब प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 100 ऐसे जनपदों की सूची निकाली जो सबसे पिछड़े हैं पूरे देश के अंदर, उसमें से श्रावस्ती भी एक था, उनमें श्रावस्ती भी एक था। बहनों और भाइयों, पिछले 9 वर्ष में श्रावस्ती ने एक नई ऊंचाई अर्जित की है। आज आप देखते होंगे, मंच पे भी हमने दिया है और इससे पहले भी दिया है। हर गरीब के पास उसके सिर को ढकने के लिए छत है। एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ। हर गरीब के घर में शौचालय है, हर गरीब के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा है, और जिसको आयुष्मान भारत की सुविधा में आच्छादित नहीं हो पाया है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसमें भी आच्छादित नहीं हो पाया है तो मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा हम लोग देते हैं। जनप्रतिनिधि लिख दे, कोई पदाधिकारी लिख दे, या कोई आम जनता भी लिख देता है
तो हम जिलाधिकारी के पास भेजते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट दो, और तत्काल पैसा उसके पास हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। याद करिए, यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग फ्री में राशन आज प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने एक एक आवास दिया है। पहले ये मकान का पैसा भी ये सब चट कर जाते थे। 3 करोड़ गरीबों के घर में एक एक शौचालय बनाया है, इसका पैसा भी ये सब खा जाते थे। रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन 2 करोड़ परिवारों को उपलब्ध करवाया। पहले इसकी बोली लगती थी, आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर। सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं। सेपाई सिंडिकेट का कब्जा होता था, उनकी पर्ची चलती थी, और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। याद करना, यूपी पुलिस हो, शिक्षक की भर्ती हो, आंगनवाड़ी भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की किसी भी परीक्षा में श्रावस्ती के नौजवान को भी सरकारी नौकरी मिलती है। आज निवेश केवल एनसीआर में नहीं, श्रावस्ती में भी निवेश होता है। आज माफिया नहीं, बल्कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और अभी हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ भी, श्रावस्ती की तरफ भी आ रहे हैं। अब मच्छर और माफिया का आतंक नहीं है। अब तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आपका श्रावस्ती इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनकर के एक नई चमक के साथ देश और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और बहनों और भाइयों, इसी के लिए मैं आपके पास आया हूं। हमने पहले दिन कहा था ना, जब मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, हमने कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रहेगी। इस छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्म भेष में कालनेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। उसके द्वारा जो अनैतिक और अवैध कार्य किए जा रहे थे, सब पर बुलडोजर चल करके आज स्वाहा हो चुका है। अब छांगुर और उसके गुर्गे धराशायी हो चुके हैं। और हमने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा तो उसके लिए 2 ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा। और बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे सुरक्षा, निवेश हो रहा है, नौजवान के लिए नौकरी मिल रही है। हर जिले में स्वतः रोजगार और के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने नई संभावनाओं को विकसित किया है। अब हम विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक नए ओज के साथ, एक नए तेज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहनों और भाइयों, इसी विश्वास के साथ आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए यह कार्य इसलिए संभव हो पाया है कि आपने श्रावस्ती से विधायक अच्छा दे दिया तो पैरवी कर लेते हैं। अगर भिनगा में भी बीजेपी का विधायक होता ना, तो श्रावस्ती में और भी बड़ी बड़ी योजनाएं आ सकती थी। ये कहां सपा वालों को कहां फुर्सत है विकास की पैरवी करने की? कहां पैरवी है?
इनके सब लूट खसोट के अवैध धंधे तो पहले सरकार चौपट कर चुकी है। अब ये किसी प्रकार से अपने अनैतिक कारोबार को दुम दबा करके छुपे रहते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है जो गलत है वह गलत होगा, उसका परिणाम उनको भुगतना ही होगा। और बहनों और भाइयों, इसीलिए विकास के पायदान पर आगे बढ़ने के लिए, श्रावस्ती की इस लंबी छलांग के लिए मैं श्रावस्ती को बधाई भी देता हूं। तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है विकास की प्रक्रिया के साथ। याद करिए, आकांक्षी विकास खंडों में जो देश भर में 500 ऐसे विकास खंड चुने गए हैं, उनमें श्रावस्ती का विकास खंड विकास के पायदान पर नंबर 1 पर आया है। ये आपकी आज की पहचान है। सरकार बदली तो तेजी के साथ श्रावस्ती विकास के पायदान पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, विकास ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं विरासत और विकास का समन्वय ही हमारे उज्जवल भविष्य को तय कर देगा। हम विरासत को विस्मृत करके अपने दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग पर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी पर अपनी मांग बदलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से वह केंद्रीय गृह सचिव के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे थे ताकि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके। जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल गांधी ने पहले कहा था कि यदि सरकार संसद में नीट और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमत हो जाए तो कांग्रेस तुरंत धरना समाप्त कर देगी। उन्होंने दावा किया है कि सरकार ने इस पर सहमति भी दे दी है, लेकिन बाद में राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग रख दी है और प्रदर्शन जारी रखने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के नेता का इस तरह अपना रुख बदलना उचित नहीं है और इससे ये संदेश जाता है कि विपक्ष समाधान नहीं बल्कि टकराव चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि नीट और पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष का रवैया सहयोगात्मक नहीं दिख रहा। विदेश मंत्रालय के सरकारी प्रवक्ता ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग करते हुए बताया कि भारत और जापान के बीच मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना को लेकर चर्चा हुई, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। We have seen the post that you are referring to. It is an individual opinion and at considerable variance with facts. India-Japan discussions on Mumbai-Ahmedabad high-speed train are in fact progressing well. Japan will provide E20 train series, but only in early 2030s. The train in question is still under development. Meanwhile, construction work has rapidly progressed. First section will be opened in 2027 itself. Therefore, both sides agreed to start the operations with Indian high-speed train. The signaling equipment has been ordered accordingly and is in line with international specifications. No Japanese offer was received in this context. The project execution is in line with the common goal of starting the high-speed train project at the earliest. फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।